भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक में जब तीव्र गतिमान रोलिंग स्टॉक, चाहे वो कोचिंग स्टॉक हो, चाहे फ्रेट स्टॉक हो या कोई लोको हो, जब अपनी यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से विभिन्न चरणों में गुजरता हुआ अपने गंतव्य तक पहुंचता है, डेस्टिनेशन तक पहुंचता है, तो इसी मध्य यात्रा के दौरान उसके किसी एक्सल पे लगे हुए व्हील सेट का बेयरिंग, ये CTRB आप देख रहे हैं, असामान्य रूप से गर्म हो जाए, उसमें ग्रीस पिघले, तेज धुआं आए या रात्रि में लपटें दिखाई दें, तो इस असामान्य स्थिति में चाहे वो आप इसे रोलिंग इन रोलिंग आउट में पकड़े, पॉइंट्समैन, ASM महोदय कोई भी देखें, तो इस बाह्य स्थिति में और जब रोलिंग इन रोलिंग आउट में कोचिंग स्टॉक में टेम्परेचर 80 डिग्री से ऊपर, फ्रेट स्टॉक में 90 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर, या किन्हीं दो बेयरिंग के, एक ही कोच या वैगन के बेयरिंग में 20 डिग्री से अधिक का अंतर आ जाए और इस असुरक्षित स्थिति में आपको मध्य मार्ग में, इन रूट में उस कोच या वैगन को यात्रा से हटाना पड़े, तो इस घटना को हॉट बॉक्स, हॉट एक्सल कहा जाता है। उपरोक्त चलचित्र में जो एक वास्तविक वीडियो है, आपने रोलिंग स्टॉक के, चाहे वो फ्रेट ट्रेन्स हो, चाहे कोचिंग स्टॉक हो, गतिमान अवस्था में यात्रा के दौरान प्रारंभ से लेकर अंत तक हॉट एक्सल की विभिन्न स्थितियां देखी और उसकी भयानकता को समझा। तो अब हमें रोलिंग स्टॉक में लोको से लेके वैगन तक हॉट एक्सल की घटनाएं, जो कि धीमे से प्रारंभ होके और इसके अधिकतम परिणाम ड्रेलमेंट, एक भयावह दुर्घटना का कारण बन सकती है। और अभी अभी आपने सुना भी है कि लोग कई बार इस ब्रेक बाइंडिंग को आग भी समझ लेते हैं और कई बार एक बड़ी दुर्घटना का कारण हड़बड़ाहट में बन जाती है। तो इन सब को बचने के लिए या इन सब को के बचाव को कैसे रोका जा सकता है, तो इस वीडियो के माध्यम से रेलवे बोर्ड के जो कैमटेक का मैनुअल है, तो उसके 2022 के इस मैनुअल के अनुसार वैगन के लिए और रेलवे बोर्ड के पत्रांक संख्या इसके अनुसार CTRB युक्त LHB, वंदे भारत और स्फेरिकल रोलर बेयरिंग के ICFs को हम कैसे नियंत्रण में रखें और एक दुर्घटना रहित रेल यात्रा को प्रदान करें, हम इसका अध्ययन करेंगे। परिभाषा आपने पहले ही इसको समझ लिया है कि कोई भी रोलिंग स्टॉक अपनी यात्रा के प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक इन रूट में बेयरिंग के किसी भी कारणवश एक अत्यधिक तापमान की सीमा को से अधिक हो जाए और वो आगे आने वाली यात्रा के लिए असुरक्षित हो, तो जब वो बीच में डिटैच होता है, सिक होता है, तो फिर इस घटना को ब्रेक बाइंड हॉट एक्सल कहा जाता है। ठीक है ना, गरम धुरा भी हिंदी में से बोलते हैं। ठीक है ना, हॉट एक्सल, हॉट बॉक्स और हिंदी में गरम धुरा, ये घटना रोलिंग स्टॉक में कहलाती है। ठीक है, तो हॉट एक्सल, हॉट बॉक्स या गरम धुरा, इसकी पहचान कैसे की जाए? सबसे पहले हम कैसे समझें
कि ब्रेक बाइंडिंग के कारण, हॉट एक्सल या किसी अन्य के कारण कोई ट्रेन असुरक्षित चल रही है, तो आपको उसको कैसे पहचानना है। तो इसके लिए जो हमारे मानव शरीर में जो उस विधाता ने हमें जो इंद्रियां दी हैं, 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं, उसमें से 4 ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके हम इस हॉट एक्सल को पहचान सकते हैं। सबसे पहले कोई ट्रेन यदि गुजर रही है, आप पॉइंट्समैन हैं, आप गैंगमैन हैं, आप एएसएम हैं, आप सीएनडब्ल्यू स्टाफ का रोलिंग इन रोलिंग आउट पर अपनी ड्यूटी पे कार्यरत हैं, तो कान से कौन सी आवाज आएगी? जब कोई बेयरिंग सीज होगा, ज्यादा गर्म होगा, तो उससे पहले वो विस्लिंग साउंड देगा, दूर से आपको ये आवाज सुनाई देगी, ठीक है ना, सीटी की आवाज। दूसरा, जब वो और पास आने लगेगा तो आप नाक द्वारा सूंघकर, जैसे भी कोई बेयरिंग उसमें ग्रीस गर्म होके फैले, जले, तो जैसे आपकी मोटर की वाइंडिंग जल जाती है तो दूर से ही आपको गंध आ जाती है, ठीक है ना। पंखे की यदि मोटर फूक जाए, वाइंडिंग हो जाए, सीज हो जाए उसका बेयरिंग, तो कमरे में घुसते ही आपको नाक के द्वारा पता लग जाता है। अब जब वो और करीब आ जाए, रोलिंग स्टॉक, चाहे कोच, वैगन, लोको करीब आ जाए, फिर आप सामने से रोलिंग आउट इनमें देख लेते हैं, पॉइंट्समैन, एएसएम महोदय या गैंगमैन का जो स्टाफ है वो देख लेगा कि देखो ये जो आवाज आ रही थी, धुआं उठ रहा था, ये इस पर्टिकुलर एक्सल से निकल रहा है, ये धुआं यहां से आ रहा है, ठीक है ना। तो आपको इसका क्या देखना है? रात में तो यदि वो ज्यादा गर्म होगा तो लाल, आपने देखा ना ऊपर रेड हॉट एक एक्सल चल रहा था, धुएं की लपट बहुत दूर से दिखाई देगी। बेरिंग का रंग बदल, दिन में क्या है, उसका बक्सा भी जला हुआ दूर से ही नजर आ जाएगा आपको, काला या भूरा हो जाएगा, ग्रीस पिघलती चली जाएगी। और इसके बाद आपका ट्रेन रोलिंग इन में यदि स्टेशन पे जा रहा है तो खड़ा होगा, यार्ड में जा रहा है खड़ा होगा, यदि चल रहा है तो आपका पहला कर्तव्य है उसको रुकवाना। तो रुकने के पश्चात स्कॉटिंग स्टाफ, गैंगमैन क्या करेंगे? चौथी ज्ञानेंद्रिय, हाथ में पहले हम एक्सल बॉक्स फिलिंग करते थे अपने हाथ की हथेली की उल्टी दिशा से, ठीक है ना, बैक साइड से, ये महसूस करते थे कि बक्सा बहुत ज्यादा गर्म तो नहीं हो रहा। वो अनुमान थोड़ा सा अनुमानित था, वो हम उसमें भी अच्छा काम करते थे। लेकिन अब एक सबसे बड़ा हमारे पास नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर है, चाहे आप प्लेटफॉर्म के इस तरफ हैं चाहे दूसरी तरफ हैं, तो आप बिना किसी इंफ्रारेड रेस के माध्यम से उसका तापमान नोट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, उसको डाउनलोड करके अपने सिस्टम से आगे अधिकारियों को मांगने पर पूरे रेक का और कई दिन पीछे का भी रिकॉर्ड वहां भेजा जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके बाद पहचान का इस और भी थोड़ा सा मैं आपको गहराई से बता दूं, ग्रीस छिटके की जब पिघलेगी गर्म, सबसे पहला वो हल्का हल्का आपको एबनॉर्मल साउंड, फिर गंध, ठीक है ना, दिन के समय धुआं दिखेगा, रगड़ने की आवाज आएगी, और रात को क्या होगा, वो लपटें भी उठाई देंगी दूर से ही, जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाएगा। फिर ग्रीस भी टूटने लगेगा, कई स्थिति है, ग्रीस बैकेट टूटेगा मतलब फैलेगा। उसके बाद हो सकता है कि बेरिंग सीज हो जाए और आपका एक्सल तक भी चाकू की धार की तरह टूटता चला जाए बाद में, जो भयानक ड्रिलमेंट का कारण बन सकता है, ठीक है ना। अब इसको और गहराई में यदि आपको समझना हो तो अब आप रोलिंग इन रोलिंग आउट, जब गाड़ी की धीमी गति, ठीक है ना, धीमी गति और उसके बाद खड़ा होना, रोलिंग इन के बाद क्या होता है, ट्रेन खड़ी होती है स्टेशन पे, यार्ड में या टीएक्सआर पॉइंट पर, तो दिन में क्या है, ग्रीस की गंध ये दोनों जगह बराबर होगी, दिन और रात में नाक हमारी दोनों समय सूंघ सकती है। लेकिन ग्रीस का छिड़काव, ग्रीस का रंग कैसा, ग्रीस बह रहा है, वो दिन में ही पता लगेगा आपको दूर से। एक्सेल बॉक्स से हल्का फुल्का धुआं होगा,
वो भी दिन में पता लगेगा। फेस प्लेट का रंग रात में थोड़ी नहीं दिखेगा, ये तो दिन में दिखेगा। एक्सल बॉक्स बहुत ज्यादा हो जाए तो आपने भी फ्रेट स्टॉक की ट्रेन की वीडियो में ऊपर देखा था कि एक्सल ईएम पैड जल रहे हैं, उससे गंध आ रही है, ठीक है ना। और लास्ट में जब वो खड़ी हो जाए, रोलिंग इन में ये बात खड़ी हो जाए, तो ये आप उसको नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर से, जिसकी विशेषताएं मैंने बताई, जिसे आप लेजर गन भी बोलते हैं, उससे इसको नोट करेंगे। रात में क्या है, गंध आएगी, मैंने बताया था। जब एक्सेल बॉक्स बहुत ज्यादा लाल गर्म हो जाए, रेड हॉट हो जाए, दूर से दिखाई देगा। एक्सेल बॉक्स यदि कुछ जल रहा है तो वो भी बहुत दूर से। माचिस की तीली यदि मैं आपको 50 मीटर, 100 मीटर दूर से, 200 मीटर दूर से यदि मैं एक मोमबत्ती जला दूं तो आपको 500 मीटर तो नहीं, मतलब 200 मीटर से भी आप आराम से देख लेंगे अंधेरे में कि मोमबत्ती 100 मीटर से जलती हुई दिख जाती है। सेम वही चीज है। उसके बाद खड़ी होगी ट्रेन तो आपको थर्मामीटर से ही इसको नॉन कांटेक्ट करवाओ। अब इन रूट वो तो थी रोलिंग इन में, कौन सी, जब 8 किलोमीटर की गति हो और जब वो खड़ी हो जाए। अब इन रूट जब ट्रेन अपनी अधिकतम गति से निकल रही है, ठीक है, तो यहां पे कौन महसूस करेगा, पॉइंट्समैन, गैंगमैन, एएसएम महोदय या ट्रेन मैनेजर महोदय भी इसको कुछ समय के अंतराल में यदि गहराई से देखेंगे तो समय, दिन के समय क्या होगा, खरखराने की आवाज, जब बेयरिंग में एब्नॉर्मल साउंड बहुत दूर तक जाएगी। एक्सल जाम हो सकता है, तो जो पॉइंट, जो भी लोग खड़े हुए हैं, जैसे मैंने बताया ना, पॉइंट्समैन, एएसएम और गैंगमैन, ये दूर से देख लेंगे कि सारे व्हील तो फ्रीली दौड़ रहे हैं, केवल एक व्हील फिसल रहा है। एक्सल बॉक्स की फेस का जो फिसल रहा है उसके फेस प्लेट का रंग भी बदल गया है। इसका मतलब यही कल्प्रिट है, जलते हुए ग्रीस की गंध आपको दूर से भी आ सकती है। और जो व्हील लॉक हो जाए, जाम हो जाए, तो ट्रॉली का भी या वैगन का, ट्रॉली का, कोच में भी, ट्रॉली में एक कंपन, वाइब्रेशन होगी एबनॉर्मल, क्योंकि 3 व्हील तो फ्रीली घूम रहे हैं और एक व्हील जकड़ा हुआ है। मतलब 2 पांव में से आपका एक पांव फ्री और एक पांव हम बांधे तो फिर आपको थोड़ा सा एबनॉर्मलिटी होगी। ये दिन में इन रूट हाई स्पीड पर है, और रात में भी यही सुनाई देगा, खरखर आवाज आपको बेयरिंग की एबनॉर्मल दिन रात में बराबर आएगी। यदि बहुत ज्यादा गर्म, रेड हॉट जैसे फिल्म में वैसा दिखाई देगा। और ट्रैक और पीवे, जो रेल ट्रैक है हमारा, परमानेंट वे है, रेल और व्हील के बीच चिंगारियां निकलेंगी, फुलझड़ियां सी जलती हैं, कई बार बहुत दूर से पता लगता है। और एक्सेल बॉक्स के ऊपर ईएम पैड, ये भी वो है, यदि ईएम पैड जलेगा तो जैसे मैंने मोमबत्ती 100 मीटर दूर से दिखाई देगी आपको, जलती हुई रात के अंधेरे में केवल, ठीक है ना। क्योंकि ट्रेन तो जो कोई हमेशा बिजली की रोशनी में थोड़ी चलेगी, तो जो हमारे पॉइंट्समैन हैं, गैंगमैन साथी हैं या एएसएम स्टाफ है, वो इसी प्रकार इसको देखता है। तो जब ये कोच खड़ा हो जाए तो आपको थोड़ा सा मैं बता दूं कि आईसीएफ कोच का नाप आपने कैसे लेना है। जैसे ही ट्रेन खड़ी हो जाए, कोई आपके पास कोई मैसेज है तो देखना ही है, नहीं भी है तो आपको रोलिंग इन में, आईसीएफ कोच में, ये ट्रॉली फ्रेम का क्राउन बोल्ट और एक्सेल बॉक्स के ऊपर का ये जो रेक्टेंगुलर फेस है, इस पे आपने नाप लेना है। सही नाप होगी, जैसे 50.9 डिग्री सेंटीग्रेड स्टैम्प ये बता रहा है, ये आईसीएफ है। एलएचबी कोच में जो कंट्रोल आर्म के लग वाली साइड में लग के बराबर, ये जो लग के बराबर, अरे कंट्रोल आर्म की वाला देख रहे हैं ना, लग है, अरे ये इस पॉइंट पर आपको नापना है, यही स्टिक नाप होगी। और वैगन में जो बेयरिंग एडॉप्टर है, इसका ट्रॉली का जो एडॉप्टर है, और बेयरिंग का जो कप है, जो कप के आउटर साइड में, एडॉप्टर के जस्ट नीचे और कप पर यहाँ पे तापमान लेना है। ये स्टैंडर्ड है, रेलवे बोर्ड ने सुझाए हैं। आपको जो भी तापमान लेने पूरे रेक केयर हमेशा इन तीनों स्थितियों में, एलएचबी कोच, आईसीएफ कोच और वैगन में लेने, ठीक है ना। वैगन में ई टाइप सीटीआर भी है, ईयर अब उसका के टाइप भी आ गया है उसका वर्जन,
ठीक है, नापने का तरीका ये है। दूसरा एक व्यवहारिक है, जिस दिशा में ट्रेन चल रही है, जैसे ट्रेन इस दिशा में चल रही है तो आपको यहां ना लेके यदि उसके बैक साइड में जिसपे हवा का कंटेंट कम से कम है उसको लेंगे, वो इसीलिए ज्यादा अर्थार्थी माना जाएगा। ठीक है ना, ये व्यवहारिक है। और लेकिन लीजिएगा सबको एक ही पॉइंट पे पूरे रेख का, और एक लगभग एक समान समय में, एक इस साइड एक उस साइड, दोनों एंड पे चलते हुए चले जाए, नोट करते हुए चले जाए। कोई एबनॉर्मलिटी हो और एक दूसरे को बताए, ठीक है ना, और इसको रिकॉर्ड करें। अब जब इन सब चीजों से आपने देख लिया, ये सब मानवीय, आपने दिन में क्या देखना है, रात का क्या देखना है, ये मानव के हमारा जो मैन पावर है उसमें CNW स्टाफ से लेके मैंने बताया ASM, गैंगमैन, पीवे, पॉइंट्समैन और ट्रेन मैनेजर, सभी ये सारी टीम देखती रहेगी। लेकिन मानवीय क्षमता की एक सीमा होती है। आपने देखा है OMRS चलती हुई गाड़ियों को सारे ट्रेन रेक के बेयरिंग का स्वास्थ्य बता देता है, व्हील का इंपैक्ट लोड बताता है। इसी प्रकार भारतीय रेल ने आवश्यकता ही आविष्कार की जनरी है। कभी किसी मानवीय भूल से या काम की अधिकता से या किसी कारणवश रोलिंग इन रोलिंग आउट में कोई बेयरिंग जिसकी अबनॉर्मलिटी हम नहीं पकड़ पाए, तो भारतीय रेल ने हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर, एक ऐसा ट्रेन मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया हुआ है जो कि स्टेशन से थोड़ा दूर और हाईएस्ट जो भी उसकी गति है, जो प्रेस्क्राइब लिमिट है, उस रूट पर ये लगे होते हैं। और दोनों एंड के संभावित समस्याओं को, ये EM पैड यदि जल रहा है तो उसका भी बताएगा, बेयरिंग ओवरहीट हो रहा है उसका भी बताएगा, और जो भी समस्याएं बेयरिंग से संबंधित है उसको समय से बताएगा। तो इससे क्या फायदा होगा, महंगी मरम्मत से रोका जा सकता है, तो बात सही है। यदि बेयरिंग सीज हो गया तो वो व्हील इसकी डोता चलेगा, सबसे बड़ा पीवे रेल लाइनों को नुकसान करेगा, बेयरिंग को नुकसान करेगा। यदि सीज हो गया, काटना पड़ गया, तो आगे पीछे जो ट्रेन की पंक्चुअलिटी लॉस करेगा। और सबसे बड़ी बात, आपका संचालन भी होगा, संचालन की पंक्चुअलिटी लॉस होगी, सुरक्षा। और अंत में यदि आपने इसको ज्यादा ओवर लुक किया, इस पे ध्यान नहीं दिया, तो हो सकता है कि एक्सल कहीं सीज होने के बाद बेयरिंग सीज हो और टूट के गिर जाए। तो ये बहुत बड़े ड्रेलमेंट को पहले ही रोक देगा, ठीक है ना। तो ये सिस्टम दुर्घटनाओं को पहले स्टेज में, आप इसको समझें, यदि आपको कोई छोटी मोटी शारीरिक रोग हो गया, आपने शुरू में ही उसका उपचार कर लिया, परहेज कर लिया, तो हो सकता है कि आप बहुत बड़े रोगी होने से बच जाएं, ठीक है ना। सेम ये सिस्टम है, और ये सिस्टम मैंने बताया नियर एक्सल और फॉर एक्सल दोनों तरफ के तापमान को जांच करता है, रेड अलर्ट करता है, मैसेज देता है कि माना 80 डिग्री से ज्यादा कोचिंग में, 90 डिग्री से ज्यादा वैगन में, जो भी स्ट्रोक का आप टेम्परेचर आप उसमें सेट करेंगे। ये देखिए बड़ा सुंदर सा चित्र है, ये इसके सेंसर हैं, इंफ्रारेड इस पे निकलती है रेज, ये दोनों तरफ है ना। ट्रेन आएगी तो ये इस एक्सल के इंफ्रारेड थर्मामीटर, और ये इस तरफ का, ये इसको जांचेगा, इसको रिकॉर्ड करेगा, और उसके GPS के माध्यम से या फाइबर केबल के माध्यम से सूचनाओं को एकत्रित करके संबंधित कंट्रोल रूम को प्रभाव देगा, मतलब रिले करेगा। तो ठीक है ना। इसमें एक पायरोमीटर होता है, ये जो पायरोमीटर है जो हॉट वैक्स डिटेंशन के गंभीर समस्या होने से पूर्व ही आपको सूचित कर देते हैं। तो ठीक है ना, आपका ब्रेकडाउन मेंटेनेंस बचा, आपकी दुर्घटनाएं बची, और जान माल की हानि बची, और फेल सेफ है। ये स्टेशन से दूर बिना मैन पावर के, इसमें आदमियों की जरूरत भी नहीं है। रोलिंग इन रोलिंग आउट, ASM, पॉइंट्समैन, गैंगमैन, ट्रेन मैनेजर की जो इतनी बड़ी टीम, बहुत मेहनत के बावजूद भी यदि कोई चीज
नहीं नोट कर पाती तो ये 150, 160, 200 किलोमीटर तक के सारे बेरिंग के टेम्परेचर को दोनों तरफ नाप के एकत्रित करता है और आगाह करता है। तो अब आपने ये जाना कि हम हॉट एक्सेल का पता किस प्रकार लगाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ चलें। अब आइए इसके आगे हॉट बॉक्स को कैसे पहचान किया जाए, कैसे इन रूट तीव्र गतिमान अवस्था में, रोलिंग इन रोलिंग आउट 8 किलोमीटर प्रति घंटे के लगभग और खड़े होने पर हम विभिन्न माध्यमों से जो आपने देखा इसका पहचान करते हैं और आने वाली भयानक दुर्घटनाओं को शुरू होते ही रोक देते हैं। तो अभी जो आपने हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर जो भारतीय रेल में डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर में जो माल गाड़ियों के लिए एक समर्पित कॉरिडोर है ताकि मालगाड़ियों की पंक्चुअलिटी, उनका समय पालन भी किया जा सके। हॉट एक्सेल कभी आपने देखना अभी भी CTRB होने के बावजूद वही LHB में है, वही वंदे भारत में है और मालवाहक में भी ई टाइप का संवर्धित मॉडिफाइड या इनहेंस्ड रूप ई टाइप और के टाइप CTRB का प्रयोग हो रहा है। लेकिन उच्च भार क्षमता, मैंने जैसा बताया कि LHB कोच का सवारी सहित वेट 40 + 5 टन, लगभग ज्यादा 50 टन के आसपास है। लेकिन जो बॉक्स NHL और जो हैवी लोडेड है उसमें 90-98 टन तक का लोड हो जाता है और उसी स्पीड पर, जो एवरेज स्पीड पर है, इसके हॉट मोमेंटम के कारण हॉट बॉक्स होने की संभावना बढ़ जाता है। तो ये अपने DFCL का 2 वर्ष का लगभग 9/4/2021 से 31/1/2025 तक का डाटा एनालिसिस किया, जिसमें आप देखेंगे कि हॉट एक्सेल डिटेक्टेड बाय हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्शन जो डिवाइस है, ये आप कॉलम देख रहे हैं, ये कॉलम चलते चले जा रहे हैं, ठीक है ना। इन कॉलमों में इस से आपको ये देखना होगा कि ये डिवाइस जो स्टेशन से दूर तीव्र गतिमान अवस्था में भी कि हर प्रत्येक बॉक्स का डाटा, उसका टेम्परेचर और एक सीमा से ज्यादा जो आपने सेट कर दिया हो, जैसे माने मालवाहक में आपने 90 डिग्री सेंटीग्रेड और किसी वैगन में 20 डिग्री या 25 डिग्री से ज्यादा, जैसा भी आपने वहां प्रोग्रामिंग सेट की होगी, ये आपको समय से पूरी तरह अलार्म दे चुका। तो आप देखिए इस समय 31 जनवरी 2025 तक 150 केस ये हॉट एक्सेल बॉक्स डिटेक्टर डिवाइस से जो OMRS की तरह है। OMRS इसमें फर्क क्या है, वो बियरिंग की आवाज से आपको आगाह करता है कि एबनॉर्मल साउंड है, व्हील के इंपैक्ट लोड से बताता है कि एबनॉर्मल है, ये टेम्परेचर नापकर आपको बताएगा। तो आपको अब इसकी उपयोगिता समझ में आनी चाहिए कि एक बहुत बड़ी दुर्घटना से पूर्व ही इसने अलार्म देकर हॉट बॉक्स की जो है दूसरी स्थिति को रोका। अब विशेष बात देखी कि 90 डिग्री से ज्यादा यदि वैगन में चला गया तो आपको DBS करना, 80 डिग्री से ज्यादा वंदे भारत हो, चाहे LHB हो, चाहे कोचिंग स्टॉक हो, इससे ऊपर चला गया तो आपको उसको DBS करना है। लेकिन एक ही कोच या वैगन में तापमान का अंतर 2 बेयरिंग में, कोचिस की बात अभी मानते हैं कि 10 डिग्री से ज्यादा, एक में 60 और एक में 71, तो उसको उसमें आपको अलाउ कर देना है, ठीक है ना। 10 डिग्री से, सॉरी, एक में 60 एक में 69, मतलब 10 डिग्री से नीचे है
तो आपको अलाउ कर देना है। लेकिन यदि ये 11 से लेके 15 डिग्री के बीच है, एक में 60 है, एक में 73 है, तो आपको नेक्स्ट एक्स्ट्रा स्टेशन को निर्देशित कर देना कि इसको चेक कर लें, ठीक है ना। और जो स्कॉटिंग स्टाफ है उसको भी बता दें। और 16 से 20 डिग्री से ज्यादा अंतर हो गया तो ध्यान दें, विदाउट CNW स्टाफ के, चाहे वो स्कॉटिंग का हो चाहे आप अपनी तरफ से उसमें बुक करें स्टाफ, आप डेस्टिनेशन तक यदि 20 डिग्री तक ही है, कहीं 20 से ऊपर हो गया, 60 और 81 हो गया, तब तो आपने DBS ऑन स्पॉट करना है। वो एक अलग बात है DBS कैसे किया, करने के बाद आप शंटिंग स्पीड से कहां ले जाएंगे, लेकिन इसको DBS करके एक तरफ कर देना है। इसको अलाउ नहीं करना है 20 डिग्री से ज्यादा, विशेषकर कोचिंग स्टॉक में तो 1 मिनट भी नहीं। और ये फ्रेट स्टॉक पे भी लागू होता है। और इन सीमाओं से ज्यादा, दोनों का अंतर 20 डिग्री से 1 पॉइंट भी ज्यादा है, तो आप इसको फौरन DBS करें, अनावश्यक जोखिम ना लें। जो हमारे रेलवे बोर्ड, RDSO या केमटेक ने गाइडलाइन दी हैं, वो बहुत वर्षों के अनुसंधान के बाद ही दी जाती है, ठीक है। तो आपको इनको बिना किसी अथॉरिटी के, और कोई आपको कहेगा अपनी व्हील और बेयरिंग के विषय में हम सुरक्षा के, हमारा क्या है, व्हील सुरक्षा का, बेयरिंग सुरक्षा का सर्वप्रथम मानक है। इस पैरामीटर को कभी भी आप पार ना करें, अलाउ ना करें। अब हॉट एक्सेल की पहचान, परिभाषा, और इसमें आपको किस प्रकार इसकी जांच दिन में करनी है, रात को किस प्रकार करनी है, और कैसे इसको DBS करना है, वो सब सीमाएं आपने पढ़ी। अब आए इसके कारण क्या हैं। भाई किन कारणों से कोई घटना जैसे व्हील का ड्रेलमेंट होने पे या तो व्हील या पीवे की गलती या SNT का किसी कमियों के कारण या कभी संयुक्त कारण से ड्रेलमेंट होता है। इन्वेस्टिगेशन होता है ना, लास्ट में ज्वाइंट रिपोर्ट बनती है, तो उसमें क्या है कि हॉट एक्सेल होने के मुख्य कारण क्या हैं। तो सबसे पहले तो आप जो ग्रीस हम उसमें भर रहे हैं उसकी गुणवत्ता तो खराब नहीं है, सबसे पहली बात। दूसरा, गुणवत्ता के साथ साथ उसका हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं आप। एक्सेल बॉक्स का फेस कवर ही खुल जाए या गिर जाए और फॉरेन पार्टिकल उसमें चले जाए तो महीन पार्टिकल भी आपके हॉट बॉक्स का कारण बन जाएगा। दूसरा, जर्नल और बेयरिंग के इनर रेस के बीच कोई एक क्लियरेंस होती है, तो वो क्लियरेंस एक सीमा से कम या ज्यादा हो जाए तो ये इसका कारण बनता है। और इनर रेस, और पहले जर्नल और बेयरिंग के इनर रेस और इनर रेस और आउटर रेस के बीच की जो बेयरिंग की क्लियरेंस है वो कम ज्यादा हो जाए, इससे भी हॉट एक्सेल होता है। एक्सेल बॉक्स के अंदर ग्रीस की अपर्याप्त मात्रा, बहुत ज्यादा ग्रीस का होना और बहुत कम ग्रीस का होना। उदाहरण के तौर पे यदि माना किसी भी क्वार्टर CTRB बेयरिंग में 200 ग्राम ग्रीस डलती है, 80 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, यदि आप उसमें 400 ग्राम कर दें और 200 की जगह 20 ग्राम या 50, तो क्या होगा, अपर्याप्त मात्रा। ये कम ज्यादा दोनों बार लागू होती है तो भी हॉट बॉक्स का कारण बनेगा। और जैसे मैंने बताया एक्सेल बॉक्स के अंदर कोई डस्ट पार्टिकल इत्यादि चले जाए तो भी होता है। ग्रीस सील, जो सील होती है ना ग्रीस की, भाई बेयरिंग जो इटसेल्फ अपने में एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, विभिन्न तरह की सीलें इसमें, वो क्षतिग्रस्त हो जाए फॉरेन पार्टिकल हो जाएगा। बेयरिंग के लॉकिंग अरेंजमेंट का फेल होने का कारण। और फ्लैट टायर, ये मैं आपको बता दूं, व्हील स्किड, व्हील फ्लैट,
फ्लैट टायर जो कोचिंग में 50 mm तक अलाउ है और फ्रेट में 60 mm तक अलाउ है। ये आपके मनोविज्ञान के ऊपर है कि यदि 40 mm का भी फ्लैट है और अभी जर्नी 1000 किलोमीटर है तो आप उसको तब भी अलाउ ना करें। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि इसमें यात्री होंगे, या 70-80 टन का सामान होगा तो वो कुछ किलोमीटर पे चल के फिर बढ़ेगा, अंतोगत्वा वो फ्लैट व्हील शॉकर को, बेयरिंग को खराब करेगा या उसके ट्रैक को, पीवे को नुकसान पहुंचाएगा और अंत में हो सकता है व्हील सीज होने के बाद कहीं रेलमेंट का कारण ना बन जाए। तो फ्लैट टायर को आप बहुत जिम्मेदारी से कितने तक वो करना अलाउ, ये देखिए। ब्रेक बाइंडिंग के कारण बहुत ज्यादा ब्रेक बाइंडिंग हो और ड्राइवर साहब उसको किसी दूरी तक अनावश्यक खींचते चले जाएं, कोई अलाउ कर दे तो अंत में जो ये हीट होती है या एक्सल बॉक्स पर ट्रांसफर होती है, इसको गर्म करती है। डब्बे का ओवरलोड होना, डब्बे का ओवरलोड होने का मतलब है फ्रेट स्ट्रोक में आप ओवरलोड होना या अनइवन लोड होना। एक तरफ 40 टन, दूसरी तरफ 8 टन, या एक तरफ सारा सामान भर दिया, दूसरी तरफ कम सामान भर दिया, और कोचिंग में सवारियां बहुत ज्यादा हो जाए तो इस ओवरलोडिंग के कारण भी कई बार अनावश्यक उसको ट्रैक्शन करना पड़ता है लस्ट में, वो एक व्हील फ्लैट का कारण बनेगा। और हॉट एक्सेल के जो स्टेशनरी कारण है, आपने सिक लाइन में वेल्डिंग की या वॉशिंग लाइन यार्ड में वेल्डिंग की और अर्थ लगाया नहीं, ये अर्थ बेयरिंग पे ही लगा दिया, एक्सेल बॉक्स के आसपास बिल्कुल ऐसी जगह अर्थ लगा दिया जिससे कि जो करंट है, जो अर्थ हो रहा है वो बेयरिंग के थ्रू जा रहा है। खराब इंजन चालक, जो मैंने अभी उदाहरण लगाया कि कुछ कमियां आपने फ्लैट व्हील को बहुत ज्यादा और बहुत स्पीड पे चलाने की कोशिश की, अंत में एक पुअर स्किलमैनशिप के कारण ये फ्लैट प्लेसेस का कारण पड़ेगा। भूस्खलन या पत्थर काला, भूस्खलन का मतलब जब बार बार डंपिंग होगी, उतार चढ़ाव आएंगे, झटके लगेंगे, तो वो भी एक हॉट बॉक्स का कारण बनेगा। ट्रैक का खराब रख रखाव, भाई जो इससे पहले वाले जो व्हील के कारण या किसी ट्रैक पैन की अनइवननेस, ट्रैक की, पीवे की किसी भी असामान्य मेंटेनेंस के कारण भी व्हील पर लोड पड़ सकता है पीवे की कमी से। और तीसरा, बाढ़ में। अब बाढ़ का आप कहेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ रहा है? भाई बाढ़, यदि ट्रेन ऐसी जगह खड़ी हो जाए जैसे महाराष्ट्र, बंबई या चेन्नई में अचानक बहुत तेज कई बार बारिश हो जाती है, ठीक है ना, तो उसमें क्या होता है कि ट्रैक में जब तक ट्रैक का जो रेल ट्रैक है हमारा, उसके नीचे तक पानी रहता है तो हम उसको खड़ी करते हैं। यदि ट्रैक से ऊपर पानी बढ़ने लगे तो फिर हम कंट्रोल को बताते हैं, कंट्रोल उन रेकों को इस जगह से ट्रांसफर कर देता है कि जहां पानी, जो बाढ़ का पानी है, उसके व्हील के बक्सों तक ना आए, एक्सल बॉक्स तक। लेकिन किसी कारणवश यदि व्हील के जो व्हील सेट हैं बाढ़ के पानी में इस प्रकार डूब जाए, पानी थोड़ा भी उसकी सतह के नीचे ऊपर कहीं सतह कर जाए, तो फिर पूरे बेयरिंग का एग्जामिनेशन होता है, उसको यात्रा के लिए फिट नहीं दिया जा सकता। वो मेंटेनेंस होगा, चेक होगा, फिर देखा जाएगा, क्योंकि पानी एक बार अंदर चला गया तो वो भी एक सुरक्षित यात्रा के लिए सही नहीं है। और इसके स्पष्ट निर्देश है उसके पूरे, फिर उसका एग्जामिनेशन, इंस्पेक्शन, लास्ट ऑब्जर्वेशन और फिर जो भी करना आगे के लिए। लेकिन बाढ़ में भी व्हीलों को, एक्सल बॉक्स को बचा कर रखना है, ये आपको स्पष्ट होना चाहिए। अब आइए, जब आपको हॉट एक्सेल का पता चल गया, आपने सभी संभावित जो भी कारण थे, जब हॉट एक्सेल हो गया तो एक रेलवे मैन में प्रमुखता तो रोलिंग इन, रोलिंग आउट
SCTR, STR या किसी भी सूचना पर आपने इसकी पहचान कर ली, वो चाहे CNW स्टाफ मुख्यतः करे, ASM करें, गैंगमैन करें, पॉइंट्समैन करें, जो भी निरीक्षण प्रणाली में हमारे गतिमान अवस्था में इनको चेक करते हैं, तो फिर देखिए कितना भीषण है ये दृश्य, ये लाल, ये आग निकलती कुछ। तो ये रोलिंग स्टॉक में जब आपको पता चल जाए तो सबसे पहले आपका प्रथम कर्तव्य है, जो भी व्यक्ति ने देखें वो उसको ट्रेन को खड़ी करवाए, जो फ्रेट हो या कोचिंग स्टॉक हो, ठीक है ना। जब आपको हो गया तो उस समय दो प्रकार के आपको परफॉर्मे भरने पड़ेंगे। कौन से परफॉर्मे? एक द टाइम ऑफ इंसिडेंट, जिस समय, जिस जगह, जिस साइट पर वो हॉट एक्सेल हुआ है उसका परफॉर्मा आपको भरना पड़ेगा। ये पार्ट ए है। तो इसमें क्या है? जर्नल डिटेल, फेलियर डेट, सेक्शन कौन सा है, ट्रेन नंबर कौन सी है, लोको नंबर कौन सा है, लास्ट एग्जामिनेशन कब हुआ था, वो सब लिखा होगा उसके BPC पे, ठीक है ना। तो ये सब चीजें आपने भरनी है। उसके बाद 56 वैगन से, वैगन की बात अभी मुख्यतः कर रहे हैं, 56 वैगन से फ्रेट स्टॉक का है वैगन की डिटेल। फिर मूवमेंट डिटेल, हॉट एक्सेल डिटेक्टेड एट, कहां पर हुआ, कौन से डिवीजन में, कौन से प्लेस में, और किसने किया, किस स्टेशन पे डिटैच हुआ। जब हॉट एक्सेल क्या है, मैंने कहा था ना, जब यात्रा के प्रारंभ बिंदु से अंतिम बिंदु के मध्य कोई भी वैगन या कोच एक विशेष तापमान से ऊपर हो जाए या उसके एक किसी भी वैगन या कोच में 20 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा का अंतर, कोचिंग में 80 डिग्री और फ्रेट में 90 डिग्री हो जाए तो इसको हॉट एक्सेल कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये सब भरने। स्टैंपिंग एंड अदर डिटेल्स, स्टैंपिंग अदर डिटेल इफेक्टेड CTRB, इसके जो भी उसके सामने लिखे होंगे उसके जो है फेस प्लेट पे वो आपको भरने हैं, ठीक है। और इसके बाद UST कब हुआ, ये सब चीजें उस पे आपको लिखी मिलेंगी, ठीक है। तो ये किसने लिखा? RDSO ने 2017 के विभिन्न अपने पत्रांक में ये सब लिखा है। इसमें ये भी होगा क्या टेम्परेचर था, 97, 100 लिखा ना, टेम्परेचर, कंडीशन कैप स्क्रू, कंडीशन ऑफ लॉकिंग प्लेट्स। ये जो कंडीशन जो फेल्ड CTRB है उसमें कोई भौतिक रूप से कोई अबनॉर्मलिटी मिली है तो वो भी आपने सब देखनी है, ठीक है, भरनी है। और लास्ट में क्या? डिटेल ऑफ अनयूजुअल, ये जो असाधारण घटना घटी, ठीक है, तो उसको आपने इसको लिखना है। सेक्शन ब्लॉक कितना देर रहा, रिपरकशन क्या हुआ, रिपरकशन मतलब उसके परिणाम स्वरूप और कितनी गाड़ियों को डिटेंशन हुई, कितना नुकसान हुआ, ये एक बाद में अभी देखेंगे। लेकिन रिपरकशन मुख्यतः वो गाड़ियां जो इसके कारण हिट हुई, जिन्होंने अपनी पंक्चुअलिटी लॉस की, ठीक है ना। और प्राइम फेसिया ऑफ CTRB, इसमें आप प्रारंभिक रूप से, घटना के प्रारंभिक रूप से आपको ऐसा क्या लग रहा है कि हॉट एक्सेल हुआ। यदि आपको कोई कारण है तो लिखिए, नहीं तो फिर आगे उसका इन्वेस्टिगेशन होगा। यहाँ आपके साइन और रिपोर्टिंग इंजीनियर के साइन। अब आइए वैगन स्टॉक में, जब कोई कोच या वैगन, मैंने कहा था ना साइट पे ये परफॉर्मा भरना है, और जब वो कटकर प्राइमरी डिपो पे या निकटवर्ती सिकलाइन के पास जो भी पास होगी उस डिपो पर जाएगा तो उसके कुछ परफॉर्मे भरे जाएंगे।
ये परफॉर्म इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ऑफ हॉट बॉक्स की वैगन की रिपोर्ट इस तरह भरी जाएगी। इससे पहले रेलवे बोर्ड ने 26 जुलाई 2022 को पूरे भारतीय रेल में वैगन के व्हील का एक नंबरिंग ऑफ व्हील का एक सिस्टम बनाया, ठीक है ना। इस पत्रांक के अनुसार ये पत्र संख्या, ये ठीक है ना, पत्र संख्या इसकी ये है, इस लेटर के अनुसार, ठीक है ना, इन्होंने रेलवे बोर्ड ने एक निश्चित क्रम बनाया कि आप कैसे व्हील के एक्सल को बताएंगे, क्योंकि रिपोर्ट में लिखना पड़ता है कौन सा एक्सल था। तो फ्रेट स्टॉक में रेलवे बोर्ड ने एक पद्धति बनाई, ये उसका फाइल नंबर है, ठीक है। इस फाइल नंबर कि आप डीबी के सामने खड़े हो जाइए और इसको दो एक्सेस में बांटिए, और डीबी के सामने खड़े होने पर ये साइड डीबी के तरफ वाली साइड वैगन की राइट हैंड साइड होगी, और फार फ्रॉम डीबी मतलब डीबी के दूसरे तरफ की साइड, इस वाली साइड, ये लेफ्ट हैंड होगी। आप यहां पे खड़े हो जाएं। पहला R1 राइट, R1 पहला जो एक्सल है राइट एक्सल, R2 R3 R4, इधर से लेफ्ट वन लेफ्ट 2 लेफ्ट 3 लेफ्ट 4, और जैसे ही आपको L1 L3 लिखा मिलेगा तो आप समझ जाएंगे कि मुझे डीबी की तरफ खड़े होना है। ये सारी राइट की लेफ्ट है, ठीक है ना। मोटा सा नियम है और सार्थक है, सर्वमान्य है, यूनिवर्सल है भारतीय रेल के लिए। आप वहां ये नहीं करेंगे दिल्ली एंड है वो निजामुद्दीन एंड वो हावड़ा एंड या वो बंबई एंड, आप एक साइंटिफिक वे से, एक सिस्टमैटिक वे से बताएंगे, ठीक है ना। इसका क्या फर्क पड़ेगा कि जब ये व्हील चेंज होगा तो अब आपको ये भरना है। सबसे पहले ये आरडीएसओ फॉर्मेट है, ये सारे ट्रेन वगैरह भरेंगे आप। उसके बाद ऑकरेंस पार्टिकुलर, जहां घटना घटी, जैसे आपके ट्रेन पार्टिकुलर क्या थे, ठीक है ना। फिर तीसरा नंबर फेलियर पार्टिकुलर, ये कुछ कुछ आपको उससे मिल जाएंगे जो पहले वाला था। वैगन पार्टिकुलर, ये भी उससे मिलेंगे, ठीक है ना। इसकी फिर एक लास्ट पीओएच आईएस डिपो, उसके बाद पांचवा बेयरिंग पार्टिकुलर्स, खुलने के बाद कुछ और सील भी आपको मिलेंगी, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरिंग डेट कर्व, ग्रीस सील, मैन्युफैक्चरिंग, ये तो तब मिलेगी ना। कंडीशन ऑफ एडॉप्टर, ऐसा तो नहीं है एडॉप्टर कैंट था, एडॉप्टर बिल्कुल घिसा हुआ था, ठीक है ना। व्हील सेट पार्टिकुलर, जो व्हील आपके उसमें इन्वॉल्व हुआ है, जिसका एक्सेल, बोगी पार्टिकुलर, फिर व्हील पार्टिकुलर, उसके बाद फ्लैट प्लेसेस तो नहीं था। 10वां फेलियर एनालिसिस, वारंटी क्लेम क्या था, सीएमटी, इसका जो टेस्ट है वो सारे टेस्ट इसमें होंगे। उसके बाद आप आइए, आपको फिर एक और 11वां आएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आप देखेंगे ओईएम की तो नहीं थी, ऐसा तो ना कि बेयरिंग के अंदर टूट गया हो, बेयरिंग घिस गया हो, या कोई फिटमेंट में वर्कशॉप में गलती तो नहीं हुई, वो आपको पता लगेगा, ठीक है ना। इस समय मैं आपको एक और बात बता दूं, चाहे वारंटी क्लेम हो ना हो, हॉट एक्सेल की घटनाएं भारतीय रेल में रोज कई सौ नहीं होती, ये तो हफ्ते में एक होती है। तो कोई भी फेलियर हो, आप संबंधित वर्कशॉप को भी, संबंधित ओईएम को सबसे पहले आप सूचना दीजिए। जैसे आप अपने कंट्रोल को देंगे वैसे ओईएम को दें, ताकि वो व्हील चेंज के समय, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के समय उनका एक इंजीनियर आपके सामने रहे और वो ज्वाइंट नोट पर साइन करे, तभी आप सही अर्थों में उसको बता पाएंगे, ठीक है। उसके बाद एक HABD, हॉट बॉक्स डिटेक्टर, OMRS है, ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ रोलिंग स्टॉक, जो चलते समय बेयरिंग की कंडीशंस को, व्हील में फ्लैट की कंडीशन को बताता है। और HABD क्या बताता है, उसके हॉट एक्सल को, उसके हॉट बॉक्स की व्यवस्था को बताता है, ठीक है ना। और उस इंजन एंड ट्रेन पार्टिकुलर, इसमें अब लोगों का भी होगा, क्योंकि एक थोड़ा बहुत समस्या क्या होती है, इंजन मैनशिप के कारण भी हॉट बॉक्स हुआ करते हैं। ये सारे 11 पार्टिकुलर के बाद आएगा एक्शन टेकन, आपने एक्शन क्या लिया।
कुछ चेंज हुआ है, क्या हुआ है, ये सब चीजें आपको आएंगी, ठीक है ना। तो ये सारे, यदि आपको हॉट बॉक्स डिटेक्टर का आया था, आपने क्या एक्शन लिया। तो इन सब के बाद लास्ट में है जर्नल पैरामीटर। जर्नल पैरामीटर्स आप जानते हैं। टेक्निकल पैरामीटर क्या है, कोई अनयूजुअल तो नहीं मिला था, आया था तो आपने लास्ट स्टेशन क्या था, लास्ट गेट। देखिए, लास्ट गेट हुज पास्ड ऑन अफेक्टेड साइड, उस गेटमैन से भी आपके वो पूछताछ हो सकती है जो लास्ट गेटमैन कौन सा, ठीक है ना। अब कोई ट्रैफिक कॉमर्शियल ने ओवर लोडिंग या इवन लोडिंग तो नहीं कर दिए, जो सब कॉज आपने पढ़े थे ये सब यहाँ आपने देखने भी हैं। वो बोलोस्टर टिल्ट ना कंडीशन ऑफ जा लाइनर, बोस्टर स्प्रिंग, हिटिंग मार्क्स ऑन बेयरिंग, ऐसा तो नहीं कोई आपके हिटिंग, कोई फॉरेन हिटिंग पार्टिकल हो गया हो, या आपको व्हील जिस टाइम आपने चेंज किया उस समय आपसे कुछ हैंडलिंग करते समय कोई मार्क्स तो उस पर तो नहीं है। बेस ऑफ, इसके बाद CWI, ठीक है ना, इसके मार्क्स लगाएंगे। कोई अदर ऑब्जर्वेशन, इसके फोटोग्राफ, कंक्लूजन, फाइनली रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बाद जो सिग्नेचर है। एक ये भरा हुआ परफॉर्मा जो 10 शायद 2019 को किसी डिपो पे हुआ है। देखिए लास्ट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल आफ्टर इन्वेस्टमेंट, ये भरा हुआ एक परफॉर्मा आपके सामने दिया जा रहा है जो RDSO मैनुअल के अनुसार है, ठीक है ना। ये सब 10, 11, 12 पूरे पार्टिकुलर्स इसमें आ गए हैं, जो मैंने 12 पार्टिकुलर आपको बताए थे। ये एक पेज में, वो अलग अलग थे। तो इस प्रकार आपने फ्रेट स्टॉक में वैगन के एक्सेल का नंबरिंग सिस्टम सीखा, जिस टाइम फेलियर होता है उस समय का सीखा, साइट पे कौन सा परफॉर्मा बढ़ता है, और जब खड़ी हो जाती है ट्रेन, जब वो वैगन संबंधित नियरेस्ट फ्रेट डिपो पर पहुंचता है तो व्हील चेंज के समय जब वो व्हील आउट हो जाए तो OEM के साथ आपने क्या क्या भरना है ये आपने समझा। जैसा कि मैंने कहा, हॉट एक्सेल रोलिंग स्टॉक, चाहे वो लोको हो, कोचिज हो या वैगन हो, उन सब में एक समान से होता है, ठीक है ना। उसका बल्कि कोचिंग स्टॉक में तो यात्रियों की जान जो कि अमूल्य है, उसके कारण इसका हमने, एक तो आपको पता है हॉट एक्सेल बॉक्स को 80 डिग्री सेंटीग्रेड रखा है, फ्रेट में 90 डिग्री। तो क्यों 2000 के बाद भारतीय रेल में LHB कोच के आने से एक नई क्रांति प्रारंभ हुई। तो LHB कोचों का बहुत आयत, और उसी प्रकार वंदे भारत के कोचों के, LHB का ही तो टाइप है, वो भी थोड़ा संवर्धित रूप है, बोगी और बेयरिंग। तो इसमें LHB कोच की पूरे भारतीय रेल में हॉट एक्सेल परफॉर्मा एक समान हो, तो 30/9/2022 को RDSO ने अपने पत्रांक, ये जो फाइल नंबर है RDSO का, ये देख रहे हैं आप, RDSO फाइल नंबर CTRB 2020 में जो फाइल चलाई थी उसके अनुसार फिर रेलवे बोर्ड ने भी एक परफॉर्मा पूरे भारतीय रेल में एक समान लागू करने के आदेशित किए। और जब भी हॉट एक्सेल होता है LHB कोच में, तो इन रूट जो एट दी साइड जो परफॉर्मा है वो लगभग वैसा ही है जो कि वैगन में है, मतलब उसमें PRO पर्टिकुलर्स इत्यादि कंट्रोल संभावित डिपो को दिए जाते हैं, और इस प्रकार का एक परफॉर्मा भरा जाता है, ठीक है ना। ये परफॉर्मे का बेस क्या है, RDSO का नंबर, ठीक है। इसमें क्या, प्राइमरी डिपो, रेलवे, कोच नंबर, ट्रेन, मैन्युफैक्चरिंग, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, लास्ट स्टॉप, ये तो सब उस ट्रेन पर, डेट ऑन विच द कोच वाज पुट इन सर्विस कब रखा गया, उसके SS1 SS2 सब शेड्यूल कब कब हुए, कितना किलोमीटर रन किया, ट्रिप शेड्यूल्स के बारे में पूछा जाता है, व्हील रिप्लेसमेंट, व्हील कब चेंज हुआ, प्लेस, डेट ऑफ इंसिडेंट, ये इंसिडेंट की डेट अभी स्टार्ट हो गया, कहां पे इंसिडेंट हुआ, D1 D2 शेड्यूल, सिक्लेन, DBS। उसके बाद फिर इसका 18वां नंबर है बेयरिंग डिटेल्स,
17वां है फ्री रोटेशन ऑफ बेयरिंग एफिशिएंसी रेंट, बेयरिंग डिटेल्स सब आएंगे, वारंटी में था, डिटेल्स में मेक, एयर, बिल्ट ईयर सब होगा। एक्सेल बॉक्स की अब वो फिजिकल आपको बताना पड़ेगा, एक्सेल बॉक्स को अफेक्टेड तो नहीं था। स्टंपिंग ऑफ द व्हील जो मैंने बताया था ना, किसी के हब पे होगा, किसी बेयरिंग के ऊपर लिखा होगा। इन सब चीजों को करने के बाद ब्रेक बाइंडिंग कुछ हुई तो नहीं, मैंने बताया ना ब्रेक बाइंडिंग भी एक कारण है। उसके बाद इसके WSP यदि कहीं डंपवाल, इसके फोनिक, चारों फोनिक व्हील की अवस्था, एक हर व्हील एक्सल पे एक फोनिक व्हील होता है जो उसकी गति बताता है, तो चारों की व्यवस्था, उसका ब्रेक बेल्ट कहीं आता है, अनस्टैंडर्ड नॉन स्टैंडर्ड तो आपने यूज नहीं किए, उसकी कंडीशंस, ये सब चीजें आपको देखनी होंगी। दूसरी तरफ अदर कंपोनेंट, अर्थिंग डिवाइस जो कि एक ट्रॉली में एक होती है, कहीं ऐसा तो नहीं अर्थिंग डिवाइस का जो कॉपर, जो उसके कॉपर कंटेक्ट होते हैं अंदर, कहीं ऐसा तो नहीं वो टूट गए हों और वो धीमे धीमे तेज स्पीड में बेयरिंग को आघात तो नहीं पहुंचाया। तो व्हील अर्थिंग डिवाइस एक इंपॉर्टेंट है। WSP वर्किंग में थे, डंप वाल की कंडीशंस, ये तब आप देखेंगे ना, WSP चेक करेंगे, कंडीशन ऑफ व्हील, और उसके बाद एक्सल बॉक्स एंड स्क्रू, जो तीनों स्क्रू M20 के हैं, ठीक है ना, उसको भी आपको देखना होगा, 4 इधर और 4 लेफ्ट राइट के। एनी अदर रिमार्क्स, कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी तो नहीं है कि माना बहुत बड़ी कोई टूट फूट हो, तो इसको भी आपको बैठा के इस परफॉर्मे के आपको सबमिट करना है, ठीक है। तो फ्रेट का और कोचिंग का स्टैंडर्ड परफॉर्मा जो भारतीय रेलवे ने सभी को एक समान, सभी रेलवे में भरा जाना चाहिए और भरा जाता है, ये समझे। अब हमें जब हॉट बॉक्स के विषय में पता चल गया कि इसके क्या परिभाषा, पहचान, संभावित कारण और उसका एनालिसिस पता लग गया, तो उसके बाद रोग का निवारण भी होना जरूरी है, ठीक है ना। रोग का पता लगना तो अच्छी बात है समय से, लेकिन उसकी रोकथाम कैसे की जाए, हम ऐसे कौन सी पद्धतियां अपनाएं, कौन से परहेज करें जिससे उसका निवारण हो। इसी प्रकार हॉट एक्सल को रोकने के लिए कुछ उपाय हैं। इसमें हम 3 स्टेप पे पढ़ेंगे, पहले तो जर्नल, फिर क्या करें क्या ना करें, और एक सामान्य। सबसे पहले रोलिंग इन रोलिंग आउट परीक्षण जरूर करें, ठीक है, इसको कभी ना छोड़ें। गाड़ी रुकने के बाद जल्द से जल्द लगभग एक समान समय में नोट किया जाना चाहिए। जैसे ही यार्ड में, प्लेटफॉर्म पे कहीं भी ट्रेन रिसीव हो जाए, तो आपको तुरंत दोनों साइड पर नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर लेकर लगभग एक समान समय में परीक्षण करना चाहिए, जिससे बेयरिंग की सच्चाई पता लगे। यदि आप 1 घंटे बाद जाएंगे तो शायद वो चीज आपको नहीं मिलेगी। यदि किसी भी एक्सेल का तापमान 65 डिग्री से अधिक होता है, तो उसको भी आपने अब संदेह की दृष्टि से देख लेना है, ठीक है ना। ये माना गया है कि 60 से 70 के बीच लगभग गर्म, उसमें जब एम्बिएंट टेम्परेचर ही 50 के 45, राजस्थान कई जगह तो 47-50 तक भी हुआ है, तो उसमें नेचुरली थोड़ा तापमान बढ़ेगा, लेकिन वो किसी भी हालत में 70 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है ना। अब फिर जो मैंने आपको 10 डिग्री, 10 से 15 डिग्री में इसकी हर स्टेशन पे जांच होनी है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको अलाउ करना है किसी भी कोच या वैगन में, ठीक है। 2 एक ही कोच है वैगन की। 16 से 20 डिग्री तक विदाउट स्काउटिंग नहीं चलना है, ये आपको सारे उपाय करने, ठीक है ना, ये हमने बताया था। और 20 डिग्री से ऊपर अंतर है तो आप पुनः उसको अच्छी तरह उसका यदि गेज नॉन कांटेक्ट थर्मामीटर से आपने जांच कर ली है, पीछे से रिपोर्ट भी चली आ रही है, क्योंकि आपको रिपोर्ट मिल गई है ना 10 से 20 डिग्री का अंतर है, तो फौरन उसको आप सेवा से हटा दें, डिटैच करें, डीवीएस करें, सिक मार्क करें, उसको किसी भी हालत में आप आगे
ना जाने दें जहां तक संभव हो, ठीक है ना। और यदि बहुत ही एक्सट्रीम इमरजेंसी में आपको मेन लाइन क्लियर करनी है तो उसकी शंटिंग स्पीड 8 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से आपको कहीं लूप लाइन में बस ले जाना है, ठीक है ना। और ये 90-80 डिग्री का तो अंतर हमने आपको बता रखा है। उसके बाद क्या करें, मैंने बताया ना रोलिंग, इसको अब हमने इस तरह बांट दिया। वेल्डिंग करते समय उचित अर्थ व्यवहार का प्रयोग करें, ये करना है। आरओएच पीओएच में बेरिंग को घुमा के, दोनों हाथों से घुमा के इसकी आवाज देखनी है, वो आपको पता लग जाएगा अनुभव से। 20 बेरिंग तो आराम से स्मूथ आवाज कर रहे हैं, एक बेरिंग कुछ ज्यादा आवाज कर रहा है, खड़खड़ खड़खड़ बहुत ज्यादा आवाज कर रहा है, एक साधारण सी आवाज कर रहा है, ठीक है ना। लॉकिंग प्लेट हमेशा नहीं लगानी है, बताया था। आरओएच पीएच के समय सभी स्टड जो है स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए। स्टैंडर्ड कंपनी के जो आरडीएसओ ने मानक दिया हुआ है उससे नीचे आप कभी भी कोई स्टड इसमें यूज ना करें। बेरिंग का तापमान लेजर गन से लें, अनुमानित ना लगाएं, क्या उल्टी हथेली लगाइए, कम गर्म है ज्यादा गर्म है, तो इसको भी बिल्कुल जो भी लेजर गन और वो कैलिब्रेटेड होनी चाहिए। इस केस में जैसा भी ओईएम ने 6 महीने, 1 साल, 3 महीने जो भी डिसाइड किया वो आप करें। बेरिंग सिक को अच्छी तरह देखें। बेरिंग हैंडलिंग करते समय जब व्हील सेट आप हैंडलिंग करें, ऐसा नहीं आप व्हील को टकरा रहे हो, 2 व्हील आप रख रहे हो ट्रक से उतार के या किसी वैगन, और वो एक दूसरे की सील को डैमेज करते चले जाए, ऐसा भी नहीं करना। तो एक चीज आप देख लें, व्हील को आप जब वैगन में या कोच में रिप्लेस कर रहे हैं तो उसकी सील आउटर आपको देखनी जल्द। अब क्या नहीं करना कि ऐसा ना हो आपने उसी व्हील के बगल में जो आपने अर्थिंग प्रयोग की, व्हील फ्लैट होता जा रहा है, यदि फ्लैट कम भी था लेकिन उसको 1000 किलोमीटर जाना है तो आप वैगन में 50 वाला भी अलाउ ना करें, कोचिंग में 40 पे था, जब आपको पता भी 1000 किलोमीटर जाना है। ये आपको अपना कॉमन सेंस, अपनी व्यवहारिक बुद्धि से निर्णय लेना है ना। इसकी ग्रेविटी को देखें, केवल ये नहीं सब 48 किलोमीटर एमएम व्हील था तेजस राजधानी का, और वो अभी नई दिल्ली में मेंटेन हो रही थी या किसी भी डिपो पे, और आपने उसको छोड़ दिया कि नहीं पहुंची जाएगी, मुंबई पहुंच जाएगी या हावड़ा पहुंच जाएगी, तो ये व्यवहारिक नहीं, ठीक है ना। और बेरिंग का एंड प्ले, उसको घुमाना, एक्सल बॉक्स हो, एडाप्टर हो, चाहे आईसीएफ हो, चाहे कैस्टर ट्रॉली हो, और एलएचबी में भी जो प्राइमरी स्प्रिंग के जो लग होता है, प्राइमरी स्प्रिंग का जो, ठीक है ना, उसका जो लग होता है कंट्रोल आर्म, उसकी सीमाएं सही लिमिटेशन में होनी चाहिए। तो ये सब चीजें आपको ये करनी है और ये नहीं करनी, ठीक है। दूसरा, चलते समय क्या दे लेंगे, रोलिंग इन में आपने क्या देखना, वो तो सब आपने क्या किया जब आप मेंटेनेंस कर रहे थे, ठीक है ना। और रोलिंग इन रोल और भी कुछ चीजें हैं, ऐसा तो नहीं ग्रीस का बहुत ज्यादा छिड़काव है। कोई ग्रीस, मैंने क्या बताया था, जो कंटिन्यूअस ग्रीस बहेगा वो पानी की तरह हल्का हल्का बहता रहेगा। पुराना ग्रीस होगा तो उसमें धूल धक्कड़ होके वो जम जाएगा, ये मोटी पहचान है। एक्सल बॉक्स का फ्रंट कवर डैमेज तो नहीं है, बेरिंग का रंग जो हल्का सा है वो भूरा तो नहीं हो रहा, या उसका बेरिंग का जो कप है, जो एक्सल बॉक्स है, वो ही डिफेस हो गया हो गर्म होके। जो चीज गर्म होती है वो जलकर किस रंग की हो जाती है, भूरी रंग की, ऐसा तो नहीं वो इस तरह की नजर आ रही हो। एक ही लाइन पे जब आप रोलिंग इन करेंगे या एसटीआर करेंगे तो उसमें आपको पता लग जाएगा कि एक बक्से का कलर औरों से काफी भिन्न है, तो आप उसको सस्पेक्ट करके उसका ही फिर इन्वेस्टिगेशन करेंगे। और बेरिंग से कोई आवाज बहुत दूर से जब आप चलेंगे कोई औरों से अलग तो नहीं, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए। और इन सब चीजों को अपनाकर हमें हॉट एक्सल के भीषण त्रासदी को, इससे होने वाले गंभीर परिणामों को, और आने वाले पीछे आपके चलने वाली ट्रेन की पंक्चुअलिटी को किसी तरह का बहुत ज्यादा नुकसान ना हो, ये चीजें आप इसको व्यवहार में लाकर कम कर सकते हैं। इस प्रकार इस अध्याय में आपने भारतीय रेल के रोलिंग स्टॉक,
लोको, कोच और वैगन में होने वाले हॉट एक्सल की, हॉट बॉक्स की, या जिसे गरम धुरा भी हिंदी में कहते हैं, इसकी परिभाषा, कारण और निवारण के क्या क्या एहतियात या स्टेप हमें लेने चाहिए, मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि भारतीय रेल के रेलवे बोर्ड, आरडीएसओ और कैमटेक के दिए गए दिशा निर्देशानुसार आप इसको समझकर और अपने मेंटेनेंस में इनको प्रतिदिन प्रयोग कर हॉट बॉक्स की, हॉट एक्सल की दुर्घटनाओं को न्यूनतम करने में भारतीय रेल के लिए सहायक होंगे और इनसे होने वाली संभावित दुर्घटनाओं से हम हमेशा हमेशा के लिए बचे रहेंगे। धन्यवाद।